हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डेविड ऑसबेल की मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी समझेंगे। हालांकि इनकी थ्योरी से अभी तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। और जो अप्रत्यक्ष क्वेश्चन होते हैं वो तभी सॉल्व हो पाते हैं जब हम इनकी थ्योरी का मूल कंसेप्ट समझ लें। अगर हमें मूल कंसेप्ट पता होता है तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ईजिली कर पाते हैं। ठीक है, छोटी सी थ्योरी है और इससे कुछ इम्पॉर्टेंट कोर कंसेप्ट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, तो उनको आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वही अपने एग्जाम ओरिएंटेड वे में। डेविड ऑसबेल का जन्म 25 अक्टूबर 1918 को हुआ। इनकी मृत्यु 9 जुलाई 2008 को हुई। यह एक संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिविज्म वाद से जुड़े हुए हैं। जो इनका संप्रदाय है वो कॉग्निटिविज्म है। इनका प्रमुख सिद्धांत था, जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी। इनकी दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी अ कॉग्निटिव व्यू एंड सेकंड पुस्तक है द एक्विजिशन एंड रिटेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं और जो इनका दृष्टिकोण है पूर्ण रूप से संज्ञानात्मकवाद की ओर झुका हुआ है। इनका मानना था कि अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है शिक्षार्थी, और शिक्षार्थी के भी वो कारक जो शिक्षार्थी पहले से जानता है, यानी कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है वो सबसे उसका इम्पॉर्टेंट कारक है। इनके सिद्धांत की जो मुख्य बात है वो इस प्रकार है कि सबसे पहली बात, शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। सेकंड, रोट लर्निंग की जगह मीनिंगफुल लर्निंग को स्थान दिया गया। थर्ड, अधीनस्थ अधिगम, अधिशासी अधिगम और संयोजनात्मक अधिगम को उन्होंने महत्व दिया। जो लर्निंग है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हम आगे जानेंगे इसके बारे में। और नेक्स्ट, टीचर जो है, टीचर का काम है कि बच्चे को जो आप नॉलेज देने वाले हो उसको आप एक बहुत अच्छे संगठित तरीके से करके बच्चे को नॉलेज को दोगे, उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ करके नए ज्ञान को आप बच्चे को डिलीवर करेंगे। ठीक है, एक इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है जिसमें डेविड कहते हैं, यदि मुझे शैक्षणिक मनोविज्ञान को केवल एक सिद्धांत तक सीमित करना होता तो मैं कहूँगा कि अधिगम को प्रभावित करने वाला केवल एक कारक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक, और वो है शिक्षार्थी पहले से क्या जानता है। यानी कि जो शिक्षार्थी पहले से जानता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस नॉलेज को उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, अब जानते हैं कि मीनिंगफुल लर्निंग क्या है। जब नया ज्ञान विद्यार्थियों के पहले से मौजूद ज्ञान से जुड़कर समझकर सीखा जाता है तो उसे हम अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। जब हम बच्चे को कोई नया ज्ञान दे रहे हैं, वो उसके प्रीवियस नॉलेज से अगर जुड़ा हुआ है तो हम उसे कहेंगे कि वो एक अर्थपूर्ण अधिगम है, मीनिंगफुल लर्निंग है, और ये लंबे समय तक बच्चे को याद रहती है। ठीक है, वही मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग क्या है। जब हम बच्चे को नया ज्ञान वर्बल माध्यम से दे रहे हैं, बोलकर समझा रहे हैं, उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर समझाते हैं, तो वो हमारा अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग होता है। हमें बच्चे को कोई भी ज्ञान जब देना होता है तो हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से उस ज्ञान को जोड़कर देते हैं। अगर आपने बच्चे को कोई भी बात ऐसे ही बता दी और उसका बच्चे के पास पहले से कोई नॉलेज नहीं है, कोई उसका प्रीवियस हुक नहीं जुड़ा हुआ, तो बच्चा उस चीज़ को केवल रटता है, समझ नहीं पाता। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि अगर बच्चे को यही नहीं पता कि पौधा क्या होता है, तो आप उसे प्रकाश संश्लेषण कितना भी पढ़ाते रहिए, बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड उन्होंने बताया टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के प्रकार इन्होंने बताए। डेविड ऑसबेल ने 3 तरह के प्रकार बताए लर्निंग के, सबऑर्डिनेट लर्निंग, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग और कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग। ठीक है, मैं इसको ईजी करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि शब्द जो है भारी भरकम है और कंसेप्ट बहुत हल्का फुल्का है। सबसे पहले है सबऑर्डिनेट लर्निंग। सबऑर्डिनेट लर्निंग होता है जो आपका पूर्व ज्ञान है वो आपका व्यापक है, यानी कि उसका क्षेत्र बड़ा है, और जो आप बच्चे को नया ज्ञान देने जा रहे हो वो छोटा है। जैसे कि बच्चा पहले से ही फल जानता है, फल क्या होता है, अब आप उसको आम के बारे में बता रहे हैं, तो फल तो वो पहले ही जानता है, तो जाहिर है कि उसे आम के बारे में भी कुछ पता होगा, इतना तो पता ही होगा कि आम भी एक फल है। तो जब बच्चे के पास जो प्रीवियस नॉलेज है वो ज़्यादा है और जो आप उसको नया कंटेंट दे रहे हो वो छोटा है, वो कम है। ठीक है, तो ये होता है हमारा अधीनस्थ अधिगम, सबऑर्डिनेट लर्निंग। जो हमारा नया ज्ञान है वो पुराने ज्ञान से छोटा है और पुराना ज्ञान नए ज्ञान से बड़ा है, व्यापक है। अब समझेंगे सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग क्या होता है, अधिशासी अधिगम क्या होता है। जब बच्चे के पास पहला ज्ञान है, पुराना ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, वो बच्चे की पार्ट्स में है। ठीक है, अब आपने उस नॉलेज को एक व्यापक टर्म दिया, एक व्यापक अवधारणा दी, और आपने उस बच्चे जो उसकी नॉलेज है उस सबको जोड़ के उस नॉलेज को एक नया नाम दिया। इसको हम कहते हैं अधिशासी अधिगम, यानी कि जो बच्चे का पूर्व ज्ञान था
उसके पास था वो टुकड़ों में छोटा छोटा ज्ञान था। अब आपने उस सबको इकट्ठा किया और उस सारे ज्ञान को एक नए ज्ञान से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे अधिशासी अधिगम। बच्चे को आम, केला, सेब पहले से पता है, ये व्यापक ज्ञान उसके पास है। अब आपने इन सब ज्ञान को जोड़कर उसे बताया कि देखो जो आम, केला, सेब है ये फल होते हैं। तो फल यहाँ पर व्यापक ज्ञान है जो विशिष्ट उदाहरणों को जोड़ करके बना है। जो बच्चे के पास पहले से छोटे छोटे विशिष्ट ज्ञान थे उनको जोड़कर एक व्यापक ज्ञान बना, वो है हमारा सबऑर्डिनेट लर्निंग। थर्ड है हमारा कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग, संयोजनात्मक अधिगम। जब नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से संबंधित तो होता है लेकिन ना तो उसके अधीन होता है और ना ही उसके ऊपर होता है, बल्कि दोनों मिलकर एक नया संबंध बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग। ठीक है, संयोजनात्मक अधिगम इसको कहते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो आप बच्चों को जलवायु कंसेप्ट अलग से पढ़ा सकते हैं, कृषि अलग से पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप दोनों को जोड़ के बच्चों को पढ़ाते हैं तो दोनों को मिलाकर एक नया ज्ञान बनता है, नया संबंध बनता है। इसी को ही हम कहते हैं संयोजनात्मक अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर डेविड ऑसवेल ने 3 प्रमुख नाम दिए, ये नाम हमें याद रखने हैं, सबऑर्डिनेट लर्निंग, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग और कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या है? जब बच्चा रटकर सीखता है किस चीज़ को, वो बिना समझे केवल एक ही चीज़ को दोहरा दोहरा कर सीख जाता है, इसे रोट लर्निंग कहते हैं। जैसे हम बच्चों को शुरुआत में अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। यहाँ पर बच्चा बिना समझे सीख लेता है बार बार दोहराकर, और ये जो है अल्पकालिक स्मृति में रहता है, बच्चे इसको जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है, अर्थ समझ में नहीं आता, थोड़े समय के लिए याद रहेगा और समय के साथ हम उसको भूल जाएंगे, इससे कॉन्फिडेंस में कमी आती है। यहाँ पर ना तो हमारी रचनात्मकता का विकास होता, ना ही किसी व्यवहारिक जीवन में यूज़फुल होने वाला है, और ना ही ये ज्ञान स्थायी बनता है, और ना ही हम इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो ये था रोट लर्निंग। ये रोट लर्निंग वर्सेस मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते हैं। तो मीनिंगफुल लर्निंग हमने अभी समझा, जो रोट लर्निंग का बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पर ज्ञान स्थायी रहता है, चीज़ों को हम समझते हैं, समझ कर याद करते हैं। ठीक है, वो हमारा था मीनिंगफुल लर्निंग, और ये है रोट लर्निंग। यहाँ पर 2 टर्म है, रिसेप्शन लर्निंग और एडवांस ऑर्गेनाइजर। हम पहले रिसेप्शन लर्निंग को समझते हैं। आसुबेल के अनुसार सीखना रिसेप्शन लर्निंग के द्वारा होता है। रिसेप्शन लर्निंग क्या है? इसमें जो टीचर है वो जानकारी को एक संगठित तरीके से सेट करके क्रमबद्ध तरीके से लगाकर बच्चे के सामने प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी उसको समझकर ग्रहण करता है। इसी को कहा उन्होंने रिसेप्शन लर्निंग। रिसेप्शन लर्निंग इन्होंने 4 प्रकार की बताई: मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग, रोड रिसेप्शन लर्निंग, मीनिंगफुल डिस्कवरी लर्निंग और रोड डिस्कवरी लर्निंग। मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग होती है, यहाँ बच्चा जानकारी को समझकर पुराने ज्ञान से जोड़कर ग्रहण करता है। रोड रिसेप्शन में होता है बच्चा बिना समझे केवल याद कर लेगा। मीनिंगफुल डिस्कवरी में होता है बच्चा ज्ञान को समझता है और फिर खुद खोज करके उसको ग्रहण करता है। और फोर्थ आपका रोड डिस्कवरी लर्निंग में बच्चा खोज तो करता है किंतु समझता कुछ नहीं है, केवल याद कर लेता है। ठीक है, तो ये इनकी रिसेप्शन लर्निंग था। नेक्स्ट है हमारा एडवांस ऑर्गेनाइजर। एडवांस ऑर्गेनाइजर होता है जब किसी नए पाठ को पढ़ाने से पहले टीचर बच्चे को एक प्रारंभिक जानकारी देता है, प्रीवियस नॉलेज देता है, उसमें कोई संकेत, कोई रूपरेखा, परिचय, यानी कि बच्चे को हम प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं और बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, उसको हम कहते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर। ये विद्यार्थियों को पुराने ज्ञान से नए ज्ञान के बीच में पुल का कार्य करता है। जब हम बच्चों को लेसन प्रेजेंट करते हैं, लेसन डिलीवर करते हैं, तो हम बच्चों की नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं ना, वो जो प्रोसेस है वो डेविड ऑसवेल के अकॉर्डिंग एडवांस ऑर्गेनाइजर है। पुराने ज्ञान को और नए ज्ञान के बीच में तालमेल बिठाने की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर बोला। एडवांस ऑर्गेनाइजर 2 तरह के होते हैं इनके अकॉर्डिंग, एक है एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर, सेकंड है कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर। ये तब उपयोग किया जाता है जब विषय विद्यार्थी के लिए बिल्कुल नया हो, नए विषय की सामान्य रूपरेखा बच्चों को दी जाती है यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं व्याख्यात्मक आयोजक। यानी कि यहाँ पर हम सारा व्याख्यान करके बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं और पुराने ज्ञान को हम नए ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर बच्चे के पास कोई पुराना ज्ञान इससे संबंधित नहीं होता, तो हम उसको व्याख्या देकर उसी वक्त कुछ ज्ञान क्रिएट करते हैं उसके अंदर। ठीक है, सोलर सिस्टम पढ़ाने से पहले टीचर बच्चों को ग्रह के बारे में बताता है, सूर्य के और उपग्रह के बारे में बताता है। देखो बच्चों को पहले से सूर्य, उपग्रह, ग्रह के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि उसने इनको कभी फील नहीं किया, अपने आसपास कभी देखा नहीं है। तो यहाँ पर जो बच्चा है कि प्रीवियस नॉलेज टीचर बनाएगा, वो एक सेतु बच्चे के लिए बना रहा है चैप्टर को शुरू करने से पहले, वो उसको व्याख्यात्मक तरीके से पहले खुद ही आयोजन करेगा, उसका टीचर खुद ही डिलीवर करेगा। इस तरह से बच्चे के लिए वो एक ऑर्गेनाइजर बनाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर।
सेकंड है कंपैरेटिव ऑर्गेनाइजर। यहाँ पर ये जब उपयोग किया जाता है जब नया विषय पहले से ज्ञात विषय से मिलता जुलता होता है, तो समानताओं को बताने के लिए अंतरों को स्पष्ट करना यहाँ पे होता है। जैसे कि डेमोक्रेसी और मोनार्की की तुलना में बच्चों को करानी है, तो टीचर दोनों की विशेषता बता देगा बच्चों को कि डेमोक्रेसी जनता द्वारा चुनी जाती है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, समान अधिकार होता है, और मोनार्की में एक ही व्यक्ति का शासन चलता है, वंशानुगत सत्ता होती है और अधिकार बहुत सीमित होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का एक बेस बन गया, सेतु बन गया दोनों के बीच में समझने के लिए। तो इसमें हम तुलनात्मक आयोजक करते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये इनके दो एडवांस ऑर्गेनाइजर के टाइप थे। एडवांस ऑर्गेनाइजर का मतलब होता है बच्चे को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में एक सेतु बनाना, ठीक है। अब डेविड ओसवेल के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो उठ के क्वेश्चन में या ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट था प्रीवियस नॉलेज पर इन्होंने बल दिया, मीनिंगफुल लर्निंग पर बल दिया, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का महत्व इन्होंने बताया, एडवांस ऑर्गेनाइजर पर बल दिया है, एसिमिलेशन थ्योरी बताई है कि नए ज्ञान के साथ पुराने ज्ञान को समाहित करना एसिमिलेशन होता है, रिसेप्शन लर्निंग बताई कि जब टीचर बच्चों को ज्ञान एक क्रम में परोसता है तो वो रिसेप्शन लर्निंग है, रटने की बजाय समझने पर बल दिया। और यहाँ पे थर्ड नंबर में एक आया है आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है जो बच्चे के मन में मौजूद ज्ञान है, जो बच्चे के मस्तिष्क में ज्ञान का एक पूरा नेटवर्क है, उस नेटवर्क से जो हम नया ज्ञान बच्चे को देने जा रहे हैं, उस नेटवर्क से नए ज्ञान को जोड़ना, उस नेटवर्क के तार से बच्चे के नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है। तो वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है जो बच्चे के पास पहले से प्रीवियस नॉलेज है, तो उन्होंने उस प्रीवियस नॉलेज को बहुत महत्व दिया है और उसको इनकी टर्म में बोलें तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा गया है, ठीक है। अब इस कक्षा में क्या यूज़ है, तो पहले में बच्चों का पूर्व ज्ञान जानना है, बच्चों को सरल से कठिन की ओर बढ़ाना है, ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ाना है, एडवांस ऑर्गेनाइजर का जरूर प्रयोग करना है, एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना है और बच्चे की कंसेप्ट मैपिंग करानी है। इसके फ़ायदे क्या हैं कि सीखना स्थायी होता है, समझ बेहतर होती है, लर्निंग जो है वो मजबूत होती है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं और ज्ञान का स्थानांतरण संभव होता है। मुझे यहाँ पे कुछ इसकी लिमिटेशंस भी दिख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी करने पर बल नहीं दिया गया, टीचर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, डूइंग बाय लर्निंग और एक्सपीरियंस लर्निंग की तो बिल्कुल बात ही नहीं की इन्होंने। तो ये मुझे इनके कुछ डेविड ओसवेल के वो दिख रहे हैं, हानि कह सकते हैं या लिमिटेशंस दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये एक रिवीजन है आपका कि कौन कौन सी थ्योरी, कौन कौन से वर्ड इन्होंने दिए हैं। मीनिंगफुल लर्निंग, एडवांस ऑर्गेनाइजर, प्रीवियस नॉलेज, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, एसिमिलेशन थ्योरी, रिसेप्शन लर्निंग, रोड लर्निंग का विरोध किया और टीच अकॉर्डिंग टू व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज। जो बच्चा सबसे पहले जानता है आपको उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। ये सारे जो टर्म्स हैं, सारे जो वर्ड्स हैं डेविड ओसवेल के दिए हुए हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मीनिंगफुल लर्निंग के प्रतिपादक कौन है, डेविड ओसवेल। एडवांस ऑर्गेनाइजर की अवधारणा किसने दी, डेविड ओसवेल। क्वेश्चन 3, ओसवेल के अनुसार सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो वो उन्होंने कहा था कि जो बच्चा सबसे पहले जानता है वो सबसे ज़्यादा लर्निंग को प्रभावित करता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। 4th है डेविड ओसवेल किस प्रकार के अधिगम के समर्थक हैं, तो ये हमारे मीनिंगफुल रिसेप्शनल लर्निंग के समर्थक हैं, ठीक है। समझकर सीखना बहुत ज़रूरी है। निम्न में से कौन सा कथन ओसवेल के सिद्धांत के अनुरूप है, नया ज्ञान पूर्व ज्ञान से जुड़ने पर स्थायी बनता है। ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों, यहाँ पर सारे ऑप्शन मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इनकी थ्योरी का कंसेप्ट नहीं पता तो हम कंफ्यूज होंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, हमें सारे आंसर ऑप्शन सही लगेंगे। पर अब अगर हमें इनका कंसेप्ट पता है कि डेविड ओसवेल ने पूरा फोकस नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने पर किया है, जिससे ज्ञान स्थायी बनता है, तो हम ईजिली आंसर को चूज़ कर पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एडवांस ऑर्गेनाइजर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन सी, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। क्वेश्चन 7, ओसवेल के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम सबसे प्रभावी है, ऑप्शन सी, मीनिंगफुल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8, रोड लर्निंग में विद्यार्थी क्या करता है, वो बिना समझे याद कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज। ये कथन किसका है कि सीखने का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक वह है कि विद्यार्थी पहले से क्या जानता है। तो ये कथन है डेविड ओसवेल का और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ओसवेल के अनुसार शिक्षक को पढ़ाने से पहले क्या करना चाहिए,
तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान करना चाहिए और लेसन को उससे लिंक करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो नया ज्ञान तभी स्थायी होगा, तभी अर्थपूर्ण बनेगा जब शिक्षार्थी ने बच्चे के पूर्व ज्ञान को जान लिया है और पुराने ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ दिया है। इसी को एडवांस ऑर्गेनाइजर कहा उन्होंने। तो टीचर को एडवांस ऑर्गेनाइजर की सहायता हमेशा लेनी चाहिए। तो दोस्त, आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं, आपको कंटेंट समझ में आता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा मैं ऐसे ही वीडियो मैं पूरा जो सीटेट का सिलेबस है CDP का वो मैं पूरा कवर करा दूंगी और अब मैं कोशिश करूंगी दिन में 2 वीडियो डालने की, ताकि आप अपनी स्पीड से पढ़ते रहें। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।